हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स क्लासेस में। तो जैसा आपको पता है, हमने 11th क्लास की फ़िज़िक्स में एक चैप्टर अपना चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल वर्ल्ड उसको पूरा कर लिया है। आज हम जो देखने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मात्रक एवं विमा। इस चैप्टर को हम देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या इस चैप्टर में है। सबसे ज़्यादा अगर बात करूँ इम्पोर्टेंट चैप्टर की, जब तक आप फिज़िक्स पढ़ेंगे इस चैप्टर का रोल हमेशा रहेगा, इसलिए इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फिज़िक्स के अंदर। जिस तरह से आपको किसी भी चीज़ में, मान लीजिए आपको क्रिकेट की नॉलेज है, क्रिकेट में आपको फेमस होना है या अच्छी नॉलेज रखनी है, तो आपको क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी समझनी होगी। जैसे कि अगर लाइन से आगे बॉलर का पैर गया तो नो बॉल होती है, एम्पायर ने दोनों उंगली उठाई तो 6 रन दिया जाता है, अगर दोनों लाइन से बाहर गई बॉल तो वाइड होती है। इस तरह से बाउंसर क्या होता है, कौन कौन सी फील्ड होती है, उसी तरह से फिजिक्स में अगर आपको फिजिक्स समझनी है तो आपको पहला चैप्टर क्लियर होना चाहिए। पहला यानी कि ये आपका पहला ही चैप्टर है, वो केवल एक नॉलेज थी। तो चैप्टर नंबर 2 है मात्रक और विमा। ये आपको ज़रूर आना चाहिए कि क्या चैप्टर होता है। इसे पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है भौतिक राशियाँ। तो हम बात करेंगे भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी की। भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ जिसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। तो क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, इसे समझने से पहले मैं आपको बताऊं कि फिजिकल भौतिक राशि कोई भी ऐसी राशि होती है जिसको आप मेज़र कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मेज़र यानी कि जिसको माप सकते हो। कैसे भी माप सकते हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, और जिसका संबंध फिजिकल फिनोमिना से हो वो कहलाएगी आपकी भौतिक राशि। अब भौतिक राशि को जैसे मैं लंबाई नाप सकता हूँ, बल नाप सकता हूँ, दूरी नाप सकता हूँ, चाल नाप सकता हूँ, सब की सब आपकी भौतिक राशि है। अगर आप कहे कि मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे प्यार हो रहा है, प्रेम हो रहा है, क्या आप इसको नाप सकते हो? नहीं नाप सकते। तो ये फिजिकल राशि, फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि नहीं है। तो भौतिक राशि वे हैं जिसको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब ये है कि आप उन्हें, जैसे मैंने आपको कुछ, मान लीजिए एक पेन दिया, इसकी लंबाई पूछी तो आपने डायरेक्ट बता दिया कि इसकी लंबाई स्केल से माप के बता दी इतनी है। लेकिन अगर मैं किसी वस्तु पर बल लगा रहा हूँ तो क्या आप उसको डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये मतलब है, ये मतलब नहीं है कि आप क्रोध को भी इनडायरेक्टली सोचे कि नाप सकते हैं हम। छींक आई आपको, छींक आप नाप सकते हैं? नहीं, ये सब आप नहीं नाप सकते, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, इसलिए वो भौतिक राशियाँ नहीं होगी। तो समझ सकता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा भौतिक राशि की परिभाषा क्या होती है। आगे जाकर अभी हम लिखवाएंगे। उसके बाद भौतिक राशि को जो डिवाइडेशन है वो 2 प्रकार से करते हैं। कि एक, पहला किसके आधार पर करते हैं? पहला करते हैं हम दिशा के आधार पर, बेस्ड ऑन डायरेक्शन। पहला है आपका दिशा के आधार पर भौतिक राशि को कितने प्रकार में बांटा गया है? 2, बेस्ड ऑन डायरेक्शन, बेस्ड ऑन और डायरेक्शन। और दूसरा किसके आधार पर? दूसरा है निर्भरता के आधार पर, निर्भरता के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। तो अगर बात की जाए किसकी? दिशा के आधार पर, तो दिशा के आधार पर भौतिक राशि 2 पार्ट में डिवाइड है। एक आपकी अदिश राशि जिसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और एक ऐसी राशि जिसको बोलते हैं हम सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी। अगर बात करूं निर्भरता के आधार पर, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये हम अलग टॉपिक भी आएगा, चैप्टर भी आएगा, यहाँ पर भी हम दोनों जगह पढ़ेंगे। और निर्भरता के आधार पर भी 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं हम भौतिक राशि को। एक तो मूल राशि जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और दूसरी होती है आपकी व्युत्पन्न राशि, मीन्स ड्राइव्ड क्वांटिटीज़।
अब क्या होती हैं समझिए इनको। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं दिशा के आधार पर दो प्रकार की अदिश और सदिश। ऐसी भौतिक राशि जिसको मापने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो। किसकी आवश्यकता हो? परिमाण की। दिशा की आवश्यकता ना हो, उसको क्या बोलते हैं? अदिश राशि। अब परिमाण और दिशा क्या होते हैं अभी समझाऊंगा। और ऐसी भौतिक राशि जिसको मापने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, उसको क्या बोलते हैं हम? सदिश राशि। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैंने किसी वस्तु पर बल लगाया, तो आपका दूसरा तो क्वेश्चन तुरंत ये होगा, सर किस दिशा में बल लगाया? तो जो जिसमें दिशा आ जाए वो क्या है आपके पास? सदिश राशि। जैसे बल। और दूरी, मेरे घर की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर है, तो ये आपकी क्या है? अदिश राशि। तो अब दूसरा मूल राशि, ऐसी राशि जो किसी और दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती, अपने आप में फ्री होती है, इंडिपेंड होती है, और ईच अदर से, एक दूसरे से इंडिपेंड होती है और किसी दूसरी क्वांटिटी से भी इंडिपेंडेंट होती है, उसको बोलते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ये संख्या में 7 होती है, अभी आगे पढ़ेंगे। और व्युत्पन्न यानी कि ड्राइव्ड क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जो मूल राशियों से उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं हम क्या? ड्राइव्ड क्वांटिटी। उन 7 को छोड़कर बाकी जितनी भी बचती है वो सारी आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटी है। तो दोबारा समझ लीजिए, भौतिक राशि कोई भी ऐसी राशि जिसको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नाप सकते हो और जिसका भौतिक परिघटना से संबंध हो और जिसको एक संख्या के द्वारा व्यक्त किया जा सके, उसको बोलते हैं हम भौतिक राशि। 2 प्रकार से डिवाइड है, दिशा के आधार पर, निर्भरता के आधार पर। दिशा के आधार का मतलब अदिश और सदिश, जिसमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होगी, अदिश राशि। और जिसको परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होगी, सदिश राशि। निर्भरता के आधार पर भी 2 प्रकार की, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। ऐसी राशि जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती, अपने आप में स्वतंत्र होगी, उसको बोलते हैं मूल राशि। और ऐसी राशि जो मूल राशियों से ही उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ। अब किसी भी भौतिक राशि के मापन को व्यक्त करने के लिए आपको 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? भौतिक राशि के मापन के लिए 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक तो उसका मात्रक और दूसरा उसका परिमाण। दूसरा उसका परिमाण। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपको मार्केट में जाना है और मार्केट में जाने पर चीनी लेके आनी है, तो एक बच्चा गया, एक बच्चे ने कहा मुझे कि सर हम चीनी लाए हैं 5। क्या ये वर्ड कंप्लीट है? 5 चीनी हो सकती है? कुछ नहीं हो सकती। जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि किलोग्राम है या 5 ग्राम है या 5 टन है, तब तक क्या वर्ड कंप्लीट होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 चीज़, भौतिक राशि चीनी को व्यक्त करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत हुई। एक चीज़ क्या है? एक वर्ड क्या है? आप देखोगे यहाँ पर एक वर्ड है 5, जो उसकी संख्या को बताएगा, उसका मान बताएगा, उसको क्या बोलते हैं हम? जो उसका मान बताएगा वो है उसका परिमाण। क्या है? परिमाण। और एक दूसरी संख्या है जो ये बता रही है कि जो परिमाण है वो कितनी बार प्रयुक्त हुआ है। तो जो टन है वो 5 बार प्रयुक्त हुआ है, तो ऐसी राशि को बोलते हैं उसका मात्रक। क्या बोलते हैं? मात्रक। दोबारा समझ लीजिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे कपड़ा लेने जाना है और मैंने कपड़ा लिया है 10 मीटर, तो आपको देखेंगे यहाँ पर जो लंबाई है वो 10 मीटर दी है, तो आप कहेंगे भौतिक राशि है लंबाई। और इसको व्यक्त करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत हुई। जो 10 है, जो संख्या लिखी हुई है, वो इसका परिमाण है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है वो इसका परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड है। और जो आप मैग्नीट्यूड के साथ देखेंगे कितनी गुना हुआ है मैग्नीट्यूड, कितनी बार प्रयुक्त हुआ है, उसको बोलते हैं उसका मात्रक। मात्रक यानी कि यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अपने यूनिट के बिना अधूरी होती है। तो आगे भी आप याद रखेंगे कि जब भी आप ये चैप्टर पढ़ेंगे आपको यूनिट हमेशा हमेशा लिखनी पड़ेगी, हमेशा लिखनी पड़ेगी। तो आइए चलिए देखते हैं, हम कुछ भौतिक राशियों की परिभाषा देखेंगे। क्या भौतिक राशि की परिभाषा होती है? तो अभी मैंने आपको समझाया भौतिक राशि क्या होती है। तो अब हम देखने वाले हैं कि भौतिक राशि की परिभाषा क्या निकल कर आएगी, जिसको आपको याद रखना है। तो हेडिंग है हमारे पास पहली, भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़। भौतिक राशियाँ जिसको बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया, ऐसी भौतिक राशि, ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए, जिसको आप व्यक्त किया जा सके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, और जिसका भौतिक परिघटना से संबंध हो, क्या कहलाती है? आपकी भौतिक राशियाँ।
तो यहाँ पर मैंने आपको परिभाषा लिख दी है, आप पढ़ सकते हैं। वे सभी राशियाँ जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है तथा जो एक संख्या के द्वारा व्यक्त की जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती है। द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय ए नंबर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब आप इसके एग्जाम्पल पूछेंगे कि क्या इसके एग्जाम्पल होंगे, तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं द्रव्यमान। जितने भी आप सुना है सब, ये सब फिजिकल क्वांटिटी होती है, यानी कि मास, लंबाई, लंबाई को लिखते हैं इंग्लिश में लेंथ, कार्य, वर्क, बल, फोर्स, त्वरण, सब के सब आप जितनी भी आपने पढ़ी है सब की सब आपकी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। अगर आप बात करेंगे कि क्रोध, प्रेम, ये सब, नफरत, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी होगी, तो आंसर है नो, दीज कैन नॉट बी फिजिकल क्वांटिटीज़। तो अब हमने देखा कि ये हमारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी निर्भरता के आधार पर दो प्रकार की होंगी, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। तो आप देखोगे कि निर्भरता के आधार पर, किसके आधार पर, नेक्स्ट हमारी हेडिंग जो बनेगी वो बनेगी निर्भरता के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार। निर्भरता के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियों के प्रकार। तो निर्भरता के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार कितने प्रकार की होगी, अभी मैंने आपको बताया, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी डायरेक्शन के बेस पर बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहला अभी मैंने आपको बताया क्या होगी, मूल राशि, जिसको बोलते हैं हम फंडामेंटल राशियाँ, मूल राशियाँ, या आप क्या बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो मैंने आपको बताया ऐसी राशि जो अपने आप में स्वतंत्र होगी और किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करेगी, उस राशि को क्या बोलेंगे हम, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और ये नंबर में कितनी होती है, 7 होती हैं। कितनी होती हैं, 7। देखेंगे कौन कौन सी होती है। तो जैसे आपने देखा, मान लीजिए मैं एक क्लास में बहुत सारे आप लोग बच्चे बैठे हो, समझिए अब क्लास में बच्चे बैठे हैं, इसी प्रकार से बहुत सारे बच्चे हैं, इसी प्रकार से हमारे पास भौतिक राशियाँ इतनी हैं कि अब हमें क्या करना है, उसको वर्गीकृत करना है। जिस तरह से मैं आपसे कहूँ बहुत सारी क्लास में बच्चे हैं तो आपको उसको बांटना है, तो आप किस बेस पर बांटेंगे बताइए। सबसे पहला वर्गीकरण होगा लड़का और लड़की के आधार पर, लड़के वाले इधर, लड़की वाले इधर, मतलब जो लड़के हैं वो इधर, लड़कियाँ इधर। दूसरा आप बांट सकते हैं कि एवरेज बच्चे किधर हैं, मतलब एवरेज से ऊपर वाले, जो पढ़ने में एवरेज से ऊपर हैं वो इधर, और बिलो एवरेज वो इधर। तीसरा आप बांट सकते हैं किसके बेस पर, ऐसे पता नहीं कितने तरीके हैं जिसके आधार पर आप बच्चों को बांट सकते हैं। उसी प्रकार आप देखेंगे जो भौतिक राशियाँ हैं उनको बांटने के अलग अलग तरीके हैं, तो उसमें से एक तरीका है हमारा निर्भरता के आधार पर। तो निर्भरता के आधार पर भौतिक राशि दो प्रकार की हैं, एक मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशि की परिभाषा मैंने बताई आपको कि वे सभी राशि जो अपने आप में स्वतंत्र हैं और किसी भी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती, वो कहलाती है मूल राशि। अब आप पूछेंगे कि क्या ऐसी कौन सी राशि है जो अपने आप में स्वतंत्र होती है, तो कौन सी होती हैं, वो 7 राशि होती हैं। तो ये संख्या में कितनी है, 7 होती हैं। अब कौन कौन सी होती है ये हम देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि भौतिक राशि कौन कौन सी है, तो उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। ये हमारी टेबल है, उसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्रम संख्या। तो पहला नंबर देखेंगे हम किसका, सबसे पहली आपकी मूल राशि होगी नंबर 1, सबसे पहली होगी द्रव्यमान। क्या होगी, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, क्या होगा, किलोग्राम या kg। उसके बाद दूसरी देखेंगे आप लंबाई, लंबाई का मात्रक होगा मीटर, क्या होगा, मीटर। उसके बाद आप देखेंगे तीसरा समय,
समय का मात्रक होगा आपके पास क्या, सेकंड। क्या होता है समय का मात्रक, सेकंड। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नंबर 4। नंबर 4 पर आपके पास जो मूल राशि है वो क्या आएगी, तापमान। क्या आएगी, तापमान। तापमान का मात्रक होता है केल्विन, यानी कि के। 5th पर आएगी विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इसका मात्रक होगा आपके पास एम्पियर। क्या होगा, एम्पियर। द्रव्यमान को लिखते हैं मास, लंबाई लेंथ, समय टाइम, तापमान टेम्परेचर। ये मास, लंबाई लेंथ, समय टाइम, धारा करंट। 6 नंबर पर पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका मात्रक होता है मोल। क्या होता है, मोल। और एक लास्ट वाली जो होती है वो होती है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। नंबर 7 ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसका मात्रक होता है क्या, कैंडेला। CD। तो इस तरह से आप देखेंगे आपके पास कितनी मूल राशि पाई गई, 7। कितनी मूल राशियां पाई गई हैं, 7। ये 7 की 7 मूल राशि आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, 7 की 7 मूल राशि आपको याद होनी चाहिए। इसी क्रम में आप याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है। क्रम चेंज हो सकता है तो फिर भी आपको सबसे पहले आपको 3 तो ऊपर की याद ही रखनी है। 3 कौन सी आपके पास, सबसे पहले द्रव्यमान। द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, मास। दूसरा है आपके पास क्या, दूसरा है आपके पास लंबाई यानी कि लेंथ। तीसरा है आपके पास समय यानी कि टाइम T। चौथा है आपके पास तापमान, टेम्परेचर यानी कि केल्विन मात्रक। विद्युत धारा यानी कि एम्पियर। और पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा क्या है, मोल। उसके बाद ज्योति तीव्रता, कैंडेला। तो ये 7 राशियाँ अपने आप में स्वतंत्र हैं और किसी भी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती। कैसे नहीं करती, द्रव्यमान है, क्या लंबाई पर निर्भर करता है, नहीं। समय पर करता है, नहीं। बाकी इनसे अलग जितनी भी राशियां बनेगी वो सब इन पर निर्भर करेंगी। ये 7 अपने आप में स्वतंत्र है, इसलिए आप इन राशियों को बोलते हैं मूल राशियां। क्या बोलते हैं, मूल राशियां। तो इस तरह से हमने देखा ये हमारा मूल राशि कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नंबर 2 आएगा वो नंबर 2 हम देखेंगे कौन सी राशि, व्युत्पन्न राशि। नंबर 2 है हमारे पास व्युत्पन्न राशि। कौन कौन सी होती है देखेंगे। नंबर 2 है व्युत्पन्न राशि यानी कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज। व्युत्पन्न राशियाँ, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी कोई भी राशि जो मूल राशियों से मिलकर बनती हैं, या आप कह सकते हैं कि मूल राशियों के अतिरिक्त जो भी राशि होती हैं वो सब की सब आपकी क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशि। क्या होती है, व्युत्पन्न राशि। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे। तो देखिए कि वे भौतिक राशि जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ। द क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब जिन राशियों को मूल राशियों के में व्यक्त किया जा सकता हो या उत्पन्न भी लिख सकते हैं, वो कहलाती है आपके पास व्युत्पन्न राशि। अब कौन कौन सी होती हैं, इन 7 के अलग जो भी बचा आपके पास, जैसे वेग मीन्स वेलोसिटी, त्वरण एक्सेलरेशन, बल फोर्स, आवेग यानी कि इम्पल्स, कार्य, वर्क, ये सब आपके पास एटसेट्रा आदि, ये सब के सब आपके पास कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि। तो आप देखेंगे कि कैसे हैं, जैसे वेलोसिटी है, वेग है, वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या है, एक दूरी, और दूरी कैसी राशि है, आप देखेंगे दूरी यानी कि लंबाई मूल राशि है और समय भी मूल राशि है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये सभी राशि व्युत्पन्न राशि
किस पर निर्भर करती है? मूल राशियों पर। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ देख रहे हैं, जैसे बल क्या होता है, आवेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बहुत सारी ना जाने कितनी सारी तमाम प्रकार की आप यहाँ पर राशियाँ पढ़ेंगे। लेकिन समझ लीजिए कि अगर आपने अभी से ये सोचा, आपने दिमाग पर बर्डन दिया कि मुझे तो याद ही नहीं हो रहा बल क्या होता है, आवेग क्या होता है, कार्य क्या होता है, तो आप कभी भी ये चैप्टर नहीं पढ़ सकते। और आप ये चैप्टर नहीं पढ़ सकते तो आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, क्लियर कट है बिल्कुल। तो अभी आपको ये सोचना है कि आवेग क्या होता है, आघूर्ण क्या होता है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कुछ भी, नहीं मैं जानना चाहता, मुझे बस ये पता है कि ये चीज़ है, बस इतना समझ लीजिए ये चीज़ है। इनको हम बारी बारी से जब आप 11th और 12th कर लेंगे तो आप देखेंगे जितनी भी राशियाँ होंगी, एक भी राशि मैं गारंटी देता हूँ आपको नहीं छूटेगी। सभी की सभी राशि से आप जानकार हो जाएंगे, सभी की सभी राशि को आप जान जाएंगे। लेकिन अगर आप अभी से ही अपने ऊपर ये बर्डन देने लगे कि सर मुझे तो आवेग ही नहीं पता चला क्या होता है, संवेग नहीं पता चला क्या होता है, तो आप कभी इस चैप्टर को नहीं पढ़ सकते। बाहर में जाए सारी की सारी राशि, हमें नहीं पता क्या राशि होती है, हमें बस ये पता ये होता है, बस इतना ही याद रखना है आपको। अभी बारी बारी से हर एक चैप्टर में हम हर एक राशि के बारे में पढ़ेंगे, 2-2 3-3 राशि के बारे में, ऐसे करते करते हम 100 राशि के बारे में जान जाएंगे। ठीक है, तो आपको केवल क्या काम करना है, इन राशियों को पढ़ना है, केवल नाम पढ़ने हैं, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। कोई मतलब आपको नहीं है क्या राशि है, कुछ नहीं पता हमें, ना ही हम जानना चाहते अभी। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर आज का एक और नया टॉपिक, एक छोटा टॉपिक है, पढ़ लेते हैं इसको भी। अभी क्या है, मात्रकों की पद्धतियाँ, मात्रकों की पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? देखिए, यूनिट किसी भौतिक राशि का क्या होता है जो तुलना करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मात्रक। जैसे लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। अब क्या हुआ कि देखिए, जैसे अलग अलग देश थे, अलग अलग कंट्री में अलग अलग सिस्टम यूज हो रहा था। मानते हैं लेंथ है, लेंथ यानी कि लंबाई, कोई लंबाई का सिस्टम यूज करता था सेंटीमीटर, कोई लंबाई का करता था मीटर, कोई किलोमीटर, कोई माइल्स। इसी तरह से द्रव्यमान का कोई पाउंड, कोई मिलीग्राम, कोई ग्राम, कोई किलोग्राम, कोई क्विंटल, कोई टन। उसी तरह से समय का कोई सेकंड, कोई टाइम, कोई मिनट, कोई घंटे, कोई माइक्रोसेकंड, कोई कुछ, कोई कुछ। तो आप देखेंगे अलग अलग, कोई अलग अलग देशों में अलग अलग पद्धतियाँ थी द्रव्यमान, लंबाई और समय को मापने की। तो क्या हुआ कि जिन देशों में जो पद्धति प्रचलित थी उनमें से 3 यहाँ पर मेन है, 3 पद्धति मेन होती हैं। कौन कौन सी 3 पद्धति है? पहली पद्धति है आपके पास CGS पद्धति। क्या है? CGS। ये फ्रेंच का एक सिस्टम था, फ्रेंच में चलती थी, तो इसको बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। क्या बोलते हैं? फ्रेंच सिस्टम। तो इस पद्धति में दूसरा, चलो समझ लेते हैं तीनों एक साथ। दूसरी क्या थी आपके पास? दूसरी थी आपके पास FPS सिस्टम। इसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिटिश सिस्टम। और तीसरा सिस्टम क्या था? तीसरा था आपके पास MKS सिस्टम। तो 3 तरह के सिस्टम हैं। MKS को मीट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं, इसको SI सिस्टम भी बोलते हैं। अभी पढ़ेंगे हम SI सिस्टम, SI सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स। ठीक है, तो क्या होगा कि जो CGS सिस्टम था फ्रेंच में जो चलता था, वहाँ पर CGS सिस्टम चलता था। CGS सिस्टम क्या कहता है? C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम और S का मतलब होता है सेकंड। यानी कि वहाँ पर अगर किसी की लेंथ यानी कि लंबाई बतानी है तो सेंटीमीटर में बताएंगे, अगर किसी का द्रव्यमान यानी कि मास बताना है तो किस में बताएंगे? ग्राम में, और टाइम बताना है, समय बताना है तो सेकंड में। उसी तरह से ब्रिटिश में एक सिस्टम चलता था FPS। F का मतलब होता है फुट, P का मतलब होता है पाउंड और S का मतलब होता है सेकंड। क्या है? सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से
फुट किसका यूनिट होती है? लेंथ, यानी कि लंबाई की। पाउंड किसकी थी? मास की। और सेकंड किसकी थी? टाइम की, समय की। ऐसे ही MKS सिस्टम है, इसमें M का मतलब है मीटर, K का मतलब है किलोग्राम, S का मतलब है सेकंड। मीटर किसकी है? लेंथ की यूनिट। किलोग्राम किसकी है? मास की। और सेकंड किसकी है? टाइम की। तो इस तरह से ये 3 सिस्टम प्रचलित थे। उसके बाद आ गया SI। SI का मतलब सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। तो इन्होंने ये कहा कि मान लीजिए हम किसी चीज़ की लंबाई बताना चाह रहे हैं, तो हमने हमारे देश में मान लीजिए एक पहाड़ है, उसकी लंबाई बता रहे हैं, हमने बता दी किलोमीटर में। अमेरिका में एक पहाड़ है, उसने मीटर में बता दी। ब्रिटेन में एक पहाड़ है, उसने फीट में बता दी। तो अलग अलग फिर उनको कन्वर्ट करें, किससे कन्वर्ट करें, कन्वर्जन का तरीका अपनाना होगा। तो एक मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होता है वैज्ञानिकों का 1971 में, मापतोल का एक क्या होता है? कॉन्फ्रेंस। उन कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ कि जितने भी देश है उसको एक सिस्टम मानना होगा, उस सिस्टम से ही उनको चलना होगा, और उसी सिस्टम में उनको जो मेजरमेंट किए हैं उन्होंने लेंथ के, मास के, उसी सिस्टम में बताना होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक सिस्टम आया, उस सिस्टम को बोलते हैं SI सिस्टम, यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जो ये कहता था कि अगर आपको किसी की मास देना है, द्रव्यमान देना है, तो मीटर किलोग्राम में देंगे, लंबाई देनी है तो लेंथ में देंगे, और टाइम देना, लंबाई देनी है तो किस में देंगे? मीटर में। द्रव्यमान देना है तो किलोग्राम में, और समय देना है तो सेकंड में। इस सिस्टम को बोला गया MKS या SI सिस्टम। तो इस तरह से आपको याद रखना है, जब भी आप किसी चीज़ की लंबाई देंगे तो मीटर में, द्रव्यमान देंगे तो किलोग्राम में, समय देंगे तो सेकंड में। और इसी के लिए आपने हमेशा अपनी बुक में पढ़ा होगा माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,848 मीटर, इसको हम 8.848 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं मिलेगा आपको, मीटर ही मिलेगा। तो इस तरह से MKS सिस्टम का महत्व होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, इन सब की परिभाषा देखने वाले हैं, और कुछ बीमा वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर करना। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।